अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मैं हूं शाला खान पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ। आज की कुछ हेडलाइंस जिस पे हम बात करेंगे, तज्ज़िया लेंगे। अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे का ऐलान हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी शुरू हो चुकी है। या यूँ कहिए कि जंगबंदी शुरू हो चुकी है या एक उसकी एक नई उम्मीद, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक सियासी इब्हाम मौजूद है। इसराइल का सख्त मौक़िफ़ अभी भी बरकरार है। अमेरिका की मुमकिना कार्रवाई से पहले ईरान का कदम बहुत ही हसास जौहरी मवाद तक रसाई मजीद मुश्किल बना दी गई है। ये रिपोर्ट है CNN की, जो हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हिजबुल्लाह मज़ाहमती तहरीक से लबनान के ताकतवर सियासी और अस्करी कुव्वत तक असल किरदार क्या है हिजबुल्लाह का, ये भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, हमारे हैं डॉक्टर उमर मुराद, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो इतवार और पीर की दरमियानी शब एक्स पर ऐलान किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है, और जिसके तहत दोनों ममालिक के ने लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाई के फ़ौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया था। दस्तखत जो है वो 19 जून को होंगे, लेकिन ट्रंप एक दिन पहले इतवार को मुआहदे पर दस्तखत के लिए पुरुम्मीद थे, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया था। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने पीर को कहा कि मतलब आज ही के दिन कहा कि इसराइली अफ़वाज लबनान, शाम और गज़ा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। ये बयान अमेरिका और जो ईरान है, उसके दरमियान मशरिक़ वस्ता की जो जंग है बशमूल लबनान, उसमें जो जारी तनाज़ा है, उसके ख़ात्मे पर इत्तेफ़ाक के चंद घंटों बाद सामने आया। सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत के लिए सिर्फ़ होपफुल थे, जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर हतमी रज़ामंदी का ऐलान नहीं किया। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे को एक सेटल्ड फैक्ट के तौर पर क्यों पेश किया? क्या इस्लामाबाद के पास कोई आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस थी, या फिर पाकिस्तान एक ऐसी डिप्लोमेटिक विक्ट्री सेलिब्रेट कर दी जो कि अभी तक वजूद में ही नहीं आई है? आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हुँ, पाकिस्तान असल में उसने इस चीज़ को पुश यूँ किया है क्योंकि पाकिस्तान की जान बीच में अटकी हुई है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफ़ाई मुआहदा किया हुआ है और सऊदी हुँ, अरब उसको उस दिफ़ाई मुआहदे पे अपहोल्ड कर रहा है कि अब कि हुँ, अगर ईरान ने हम पे अटैक किया तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, जो ठीक। कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। हुँ, हुँ, पाकिस्तान दूसरी जो रियासतें हैं यहाँ पे अलावा सऊदी अरब के, उनके साथ भी कोई बहुत दोस्ती में नहीं लेकिन कोई दुश्मनी में नहीं है। उनके हुँ, साथ भी जैसे से इनके जो है दुबई के साथ ज़रदारी के कनेक्शन हैं, इवन हुँ, हमारे एमक्यूएम के सियासतदानों के दुबई से कनेक्शन हैं। तो ठीक ये है। सब के सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि भाई हमारे ऊपर जो ये बारिश हो रही है मिसाइलों की, इसको रुकवाओ, और इनमें से किसी के बस में नहीं रुकवाना, सिर्फ़ इत्तेफ़ाक से सिर्फ़ पाकिस्तान के ही बस में है। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि हाँ, हाँ, इन लोगों की जान बचाए। ठीक। अच्छा, मसला ये है कि उन सब लोगों ने जिससे दोस्ती की हुई थी इज़राइल, अ, हाँ, वो एक्चुअली वही है जिसकी वजह से इन सब के ऊपर बारिश भी हो रही है। तो हाँ, अब पाकिस्तान इसमें क्या करे? पाकिस्तान तो अपनी तरफ से जाके पुश करके मुआहदा करा देगा। लेकिन अगर इज़राइल आके दोबारा जैसे आपने कहा था कि इबाम है मुआहदे में, तो इबाम सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल का है। तो अब यहाँ हुँ, से चलते हैं थोड़ा आपको ये बताने के बाद थोड़ी-सी तारीख में कि ये इज़राइल ने पूरी कोशिश की थी पिछले 30-40 साल से कि हर अमरीकी सदर को कि आओ चल के ईरान को मारते हैं, आओ चल के ठीक। ईरान को मारते हैं, हमारा मसला हल हो हुँ, जाएगा। ईरान को हमने ख़त्म नहीं किया, तो किसी सूरत भी हमारी चौधराहट यहाँ नहीं चलेगी। ईरान एक दिन आके अज़ाब बनेगा। फिर ईरान ने जब हिज़्बुल्लाह को रखा, तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि एक्चुअली तो उनके सर का दर्द जो वाक़ई उनके सर पे है, वो हिज़्बुल्लाह है। हुँ, तो हिज़्बुल्लाह को ईरान की सपोर्ट है और वो आती है हुँ, शाम के थ्रू। उन्होंने कहा इसको हम ठीक। ख़त्म करेंगे, शाम को गिरा दिया। उसके बाद शाम के गिरने के बावजूद हिज़्बुल्लाह जो हुँ, है वो ताकतवर मौजूद रहा, उसकी पूरी क़यादत को उड़ा दिया, पेजर से उड़ा दिया, फिर भी मौजूद रहा। लेकिन उनका राइट। ये था कि फाइनली ट्रंप को उन्होंने पकड़ लिया और मेरा हुँ, ख़्याल है उसको उन्होंने पकड़ा एप्स्टीन फाइल से। क्योंकि हुँ, इनसे पहले ट्रंप से पहले कोई ऐसा सदर नहीं था जो एप्स्टीन फाइल के अंदर जिसकी इतनी तस्वीर और इतनी वीडियो हो कि वो उनके हाथ ठीक। इतना फँस जाए। तो ये हुँ, मेरा ज़ाती ख़्याल है कि उसको उन्होंने ट्रैप किया ट्रंप को और ट्रंप से हुँ, कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये 2 हफ़्ते का काम है, हम करेंगे और हुँ, वहाँ से निकलेंगे। ठीक। ये उनको पता था कि अगर 2 हफ़्ते में नहीं हुआ, इज़राइल को पता था कि 2 हफ़्ते का अगर नहीं हुआ, तो चलो थोड़ा हुँ, और बढ़ जाएगा। ये तो उनको भी नहीं पता था इतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हुँ, बढ़ गया तो ट्रंप की ईगो ऐसी है कि जब वो एक बार अटक गए तो उससे वो फिर कुछ भी हो जाए, वो हारे बगैर मतलब वो हार नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जीते बगैर नहीं निकलेंगे। तो ये भी इज़राइल को इत्मीनान था। अच्छा, हुँ,
अब ट्रम्प जो है वो अलावा इसके कि इज़राइल को उन्होंने रखा है, बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है उनके लिए, सारी दुनिया भर में उनके लिए जो है वो बदमाशी करता फिरता है, इलेक्शन से उलटता है, लोगों को मारता है, लीडरों को मारता है, उनके फ़वाइद करता है, लेकिन बकिया दुनिया की इकॉनमी जिसके लिए वो करता है, वो हुँ, हुँ। असल चीज़ तो वो है जिसके लिए अमेरिका जो है वो दुनिया का चौधरी बना हुआ है। तो वो सारे लोग जो हैं, ये उनका ख़्याल ही नहीं था कि इस जंग के अंदर अगर ईरान होर्मुज़ ब्लॉक कर देगा तो वो तो पूरा का पूरा वो वाला सिस्टम ज़मीन पे गिर जाएगा। तो अब उमर मैंने साहब आपको मुझे पिछली एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको बताएँ। क़ता कलामी माफ़ के अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अमेरिका आप सुपर पावर कह रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर हम इज़राइल की बात करें तो उसके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट होता है, दुनिया की मतलब कौन-सी चीज़ है जो उसके पास नहीं है। फिर इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो इनकी इंटेलिजेंस इतनी फ़ेल क्यों हुई कि कोई तुक्का भी नहीं लग सका, चले इन्फॉर्मेशन या कोई इंटेलिजेंस तो अलग बात है, मतलब वो तुक्का भी नहीं लगा सके कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और वो क्या-क्या कर सकता है। होमवर्क कंप्लीट नहीं था, इंटेलिजेंस फ़ेल थी, ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या चीज़ ऐसी थी? मेरा अपना ख़्याल नहीं कि इंटेलिजेंस फ़ेल थी। मेरा हाँ, ख़्याल तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थे। मेरा हाँ, ख़्याल है हाँ। इज़राइल को एग्ज़ैक्टली पता था कि वो इतना हुँ, ताकतवर होने के बावजूद ईरान को नहीं हरा सकता। उनको ये हुँ, भी पता था कि ईरान ज़मीन के नीचे है, डग डाउन है। ये नहीं पता था कि कितना डग डाउन है, ये पता था है, इसीलिए उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी चलाए थे। लेकिन ठीक है। उनका ख़्याल ये नहीं था, उनका बस ये ख़्याल था कि किसी भी सूरत हमें इज़राइल को मिलके अमेरिका के साथ ईरान को ख़त्म करना है, चाहे हम उसके लिए किसी हद तक जाएँ जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल था। हुँ, हुँ, मेरा ख़्याल है इससे उनका अगर इसको हमने ख़त्म नहीं किया तो ये मसला हल ही नहीं होगा और वो आज भी वहीं है इज़राइल जो है। तो ठीक है। उनको ये नहीं कि इंटेलिजेंस फेलियर थी, उनको खौफ था। उनका ये था कि ये मसला है कि अगर हमने इसको इस तरह रहने दिया तो हम तो गए और ये उनको बिल्कुल सही खौफ था। तो अब इज़राइल की इंटेलिजेंस को उसको बिल्कुल वो ना करो। उन्होंने जिस डिटेल तरीके से उन्होंने मोसाद ने महीनों, सालों पहले से आके ईरान पे उन्होंने अपना इन्फिल्ट्रेशन किया, जिस तरह उन्होंने हिज़्बुल्लाह में इन्फिल्ट्रेशन किया, वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि हुँ, हुँ, ये ईरान जो है, ये हमें यहाँ पे नहीं रहने देगा। या तो ये है या हम हैं। इतना हुँ, ताकतवर एडवर्सरी उनको कभी भी नहीं मिला था किसी भी अरब मुल्क में। 67 की वॉर तो 7 दिन की वॉर थी। उसको उन्होंने हुँ, लिटरली ये कहा था कि वी वॉक्ड इंटो बैरूत एंड ये उनका इंप्रेशन था। तो सारे गड़बड़ हुई ईरान के आने से और हिज़्बुल्लाह के वहाँ बनने से कि उनकी ताकत में कमी आई। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल अंडर असेसमेंट नहीं था, लेकिन इस तरह उन्होंने खुल के नहीं बताया था कि कितना ईरान ताकतवर होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो उनके साथ मिल के वो उसको तोड़ देगा और ये उनको नहीं अंदाज़ा था कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियार पे आके रुक जाएगा या उससे ठीक है। हुर्मुज़ के हाथ में आने से उनकी दुनिया की इकोनॉमी ऐसे हुँ, फँस जाएगी। अगर हुर्मुज़ ना होता तो क्यों ठीक, नहीं मारते न्यूक्लियर बॉम्ब? बिल्कुल मारते ठीक। थे। ठीक है। अगर वाक़ई हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक सीज़-फायर जो वाक़ई परमानेंट अगर है, जिसमें लबनान समेत तमाम महाज़ों पर आप कह सकते हैं कि जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं, उनकी फ़ौरी और मुस्तकिल ख़ात्मे पर एक इत्तेफ़ाक हो गया है। तो फिर इसराइल का जो इंडेफ़िनिट ये जो मिलिट्री प्रेशर है, इसको आप क्या नाम देंगे? पीस इम्प्लीमेंटेशन देंगे या फिर ऑक्यूपेशन बाय अनदर नेम? क्या क्या कहेंगे आप इसको? मैं अगर पुरानी बात खत्म कर लूँ तो उसका जवाब ऐसे जी, मिल जी, जी। जाएगा जी, जी। जी, कि जी। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कायल करना चाह रहे थे तमाम सुदूर को उनमें ये फँस गए और इनके साथ मिलके उन्होंने अटैक किया और 2 हफ्ते का उनका ख़्याल था कि काम हो जाएगा। फ़ेज़ ठीक 1 है, ये था कि अंदर ही इनकलाब आएगा जिससे हुकूमत चेंज हो जाएगी, वो फ़ेल हो गया। उसके ठीक है। दौरान तो उनका ये था ना हथियार डाल दें बाकायदा हाँ। यानी ये लोग जो हैं आईआरजीसी वाले जो इनका गर्रा ये था। लेकिन जब वो सब कुछ इनका जो जो फ़ेल हो गया तो अब और हुँ, चीज़ लंबी हो गई, तो अब अमेरिका के इलेक्शन करीब हो गए और दुनिया की हुँ, इकोनॉमी जो है बिल्कुल एज पे आ गई, अमेरिका के ऑयल रिज़र्व्स खत्म होने लगे। तो अब हुँ, क्या था कि ट्रम्प जो है, ये जंग इस जंग का जारी रखना जो है वो ट्रम्प के अपने लिए इलेक्शन में हारना, यानी हुँ, रिपब्लिकन पार्टी का उनका इम्पीच हो जाना और उनका जेल चले जाना। और दूसरी तरफ जंग का जो है वो रुक जाना और ख़त्म हो जाना ट्रम्प को बचाने के लिए, वो हुँ, इज़राइल के अंदर उनकी कोalition का टूट जाना, नेतन्याहू के खिलाफ केसेस आ जाना और उनका जेल चले जाना। तो अब दोनों की गर्दनें इस जंग के यानी जी, ये मुझसे पूछे तो हिज़्बुल्लाह की बहादुरी और ईरान की मिसाइल सिटीज़ इन 2 चीज़ों की वजह से जो डिले हुआ है और उसके हुँ, अंदर जो इज़राइल को आप कह रही थी कि उसको हम क्या कहें? मसला है हुँ, कि इज़राइल उस इलाके का जो है वो सिर्फ़ ये नहीं कि ऑक्यूपाइंग फ़ोर्स है, वो एक हुँ, ऐसा नुमाइंदा है, हुँ, सरमायादारी निज़ाम का और अमेरिकन एम्पायर का, जो कि हुँ, अनटचेबल था और अपने आप को अनटचेबल रखना चाहता है।
ठीक और है। उसको अनटचेबल रखने के लिए उसके आड़े जो चीज़ आ रही थी वो ईरान और असल में हिज़्बुल्लाह आ रही थी। तो हुँ, इसीलिए आके बात लबनान पे टिकी और जब ये हुँ, मुआहदा बिल्कुल होने जा रहा था, तो उस वक़्त जो है अगर आप देखें तो वैसे तो ईरान ने कहा था कि अगर लबनान पे हमला किया तो हम जवाबी हमला करेंगे। ठीक है। आखिर में ईरान को जवाबी हमले से रोकने के लिए ट्रंप ने पैसे भी भिजवाए, रिश्वत भी हुँ, दी, देने की कोशिश की और फाइनली उन्होंने किस बात पे तय किया कि हम हुँ, इज़राइल के बूट्स ऑफ द ग्राउंड करेंगे लबनान में। हुँ, ईरान ने इस मुआहदे को क्यों माना? ईरान चाहता था जंग को जारी रखता और ईरान के हुँ, ऊपर अंदर से आईआरजीसी का प्रेशर भी होगा। हुँ, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और इज़राइल के दरमियान ऐसे दरार क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमने इन केस ऑफ मुआहदे को मान लिया। तो कोशिश इज़राइल की ये है कि वो इस जंग को जारी रख के ईरान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान दरार पैदा करे। अगर हुँ। जंग जारी रहती है और ईरान पे प्रेशर पड़ता है कि वो हिज़्बुल्लाह को छोड़ दे और लबनान को छोड़ दे और अपना सिर्फ सोचे, तो इसका तो मतलब है कि तो हिज़्बुल्लाह और आप ईरान में दरार आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है, 2 मुल्क नहीं 3 मुल्क शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और अब आपने देखा कि जो अमेरिका है, वो भी शामिल है। तो क्या वाशिंगटन ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से पहले इस पे रज़ामंदी हासिल नहीं की थी कि दुनिया के सामने अब एक मुआहदा पेश किया जा रहा है, जिसमें अहम फ़रीक है, उस पे अमल दरामद के लिए वो तैयार ही नहीं है? जनाब यही तो सब मसला हो रहा है कि इज़राइल को और ये इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हुँ, मेरा तो ख़्याल है इवन ट्रम्प और इवन इज़राइल के पास भी नहीं है कि हुँ, फाइनली क्या होगा? अमेरिका इज़राइल को डब्बे में बंद कर पाएगा कि नहीं या इज़राइल अमेरिका को एम्बैरेस करेगा? क्योंकि हुँ, इज़राइल के हाथ में है। अगर आप मुझसे पूछें अगले चाहे कितनी ही क्यों ना पाकिस्तान ने एफर्ट की हो, कितनी ही क्यों ना दुनिया के मुल्क इसमें शामिल हों, दुनिया की इकोनॉमी के लगी हो, इज़राइल सिर्फ़ अपना सोचता है। हुँ। सिर्फ़ और सिर्फ़। आप उनके तो ये लीडरों बात के बयान पाकिस्तान आज ने नहीं देखें, सोची ये किसी बात का नहीं पाकिस्तान सोचता। ने नहीं सोची, ट्रम्प ने नहीं सोची, बाकी लोगों ने नहीं सोची कि जी ये इतने ज़्यादा जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या हर दूसरे-तीसरे दिन हम ले आते हैं कि आज साइन हो रहा है, कल साइन हो रहा है। तो ट्रम्प तो करने को तैयार है, लेकिन दूसरा फरीक जहाँ से जंग स्टार्ट ही हुई थी या जो दुश्मनी ही वहीं से शुरू हुई थी, वही तैयार नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो लेकिन फिर इसको कहते हैं प्रेशर डालना, डिप्लोमैटिक प्रेशर। तो इज़राइल के ऊपर भी एक तरह का इससे डिप्लोमैटिक प्रेशर तो पड़ रहा है ना कि अमेरिका जो है वो इनके साथ मिल रहा है, वो इशारे कर रहा है, वैंस के मुँह से ये बयानात आ रहे हैं। अब एक तरह ये देखा जाए तो ये बिल्कुल थूक-पट्टी का भी हो सकता है डिप्लोमैटिक प्रेशर। अंदर-अंदर दोनों एक हो सकते हैं। ट्रम्प हुँ, वो बोल रहा है जिससे रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन जीते, हुँ, इज़राइल वो बोल रहा है जिससे उसको वहाँ पे फ़ायदा हो। अब हुँ, ये मसला ये है कि ये एक हद तक तो चल सकता है ड्रामा, गुड कॉप बैड कॉप वाला। लेकिन अगर बात आगे बढ़ेगी, अगर इसको चैलेंज कर दिया जाएगा ऐसा कि ईरान जो है वो उनको अपने वर्ड पे रख रहा है और कह रहा है कि अगर आपने एक हमला किया तो मैं जवाबी हमला कर दूँगा, यही कि सारा हुँ, मुआहदा टूट जाएगा। इससे हुँ, दुनिया दोबारा उस पे आ जाएगी। तो तमाम दुनिया के ममालिक जिनको उम्मीद हुई है कि उनकी इकोनॉमीज़ दोबारा रिवाइव होगी, उनके पास सस्ता तेल आएगा, वो होगा, वो हुँ, सारे के सारे जो है वो तो उतावले हो जाएँगे। वो तो बोलेंगे भाई ये आपने क्या किया है? तो हुँ, उसका प्रेशर भी जो है और उस जो है ट्रम्प का इतना होगा कि वो इस गुड कॉप बैड कॉप के गेम को एक ट्रू कॉप हुँ, के अंदर तब्दील करें और वो इज़राइल को बोलें फाइनली कि आपको कोई असला नहीं मिलेगा, कोई हथियार नहीं मिलेगा। अच्छा, हुँ, थोड़ा तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ जितने नुमाइंदे हैं, जो ज़ायनिस्ट हैं, जो एपेक के पेरोल पे हैं, हुँ, उन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि ट्रम्प ने बेच दिया इज़राइल को। ट्रम्प ने वहाँ के जो इज़राइल के एक्सट्रीम राइट विंग लोग हैं, उन्होंने कहा हुँ, है कि ट्रम्प ने हमें धोखा दिया है। अब मेरा ख़्याल है कि वाक़ई ये सिर्फ़ गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, उससे बात ज़रा आगे बढ़ गई है। क्योंकि हुँ, ट्रम्प जो है उसको एहसास हो गया है कि ये तो पागल है, ये तो पूरी दुनिया को डुबो देगा। अगर मैं इसके साथ रहूँगा और मैं इलेक्शन भी हार जाऊँगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी चली जाएगी। नेतन्याहू तो पागल है, उसने एक तरह कह भी दिया फ़ोन के ऊपर। तो हुँ, और ये बात जो है उनको शायद थोड़े दिन में अंदाज़ा हो कि ईरान से दोस्ती रखना, ईरान अगर नया यहाँ का उनको तो कोई ना कोई चाहिए जो मैनेज करे। अगर हुँ। ईरान यहाँ पे सही मैनेज कर सकता है, उनका पैसा जैसा आ रहा था आ सकता है, तेल की रसद यहाँ से जा सकती है सस्ती, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ईरान की नहीं, जो जंग भी बड़ाई डॉक्टर को यहाँ साहब पे। जंग भी कुछ अजीब-सी नहीं रही है कि अगर हम कह भी दें कि जी पाकिस्तान ने बड़े अच्छे सालिसी का किरदार अदा किया, अमरीका जंग जीत गया है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये ट्रम्प इस बात पे आ जाते हैं, तो 1000 अरब डॉलर तकरीबन नुकसान करवा कर वही आपने हुर्मुज़ खुलवाई जो कि जंग से पहले भी मुकम्मल तौर पे खुली हुई थी। तो ये सालिसी की भी और ट्रम्प की भी जीत कहाँ हुई? ये एक चीज़ जितनी भी ऑलरेडी आपके देखें पास थी। ईरान तो कह रहा था, ईरान तो इससे अच्छा डील दे रहा था जंग से पहले 27 फरवरी को। ईरान ने तो कहा था मुझे कोई न्यूक्लियर तो कब से कह रहा है मुझे न्यूक्लियर बनाने का कोई शौक नहीं है, जेसीपीओ के वक़्त से। हम नहीं ठीक बनाते, है। हम दूसरे हथियारों में बिलीव करते हैं। हुर्मुज़ हुँ, खुली हुई थी, बिल्कुल ठीक है। खुली, कोई वो नहीं था। इनके सारे बेसेस मौजूद थे। वो ठीक। सिर्फ़ ये कह रहा था हमसे मुआहदा कर लो, जंग ना करो और हम जो हैं
मतलब हाँ, बैलिस्टिक्स पे सौदा नहीं होगा, वो अभी भी नहीं हो रहा। और हिज़्बुल्लाह पे सौदा नहीं करेंगे, वो अभी भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किसी की बात नहीं सुनी थी और इज़राइल ने भी। वो आ गए थे कूद के मैदान में इज़राइल के कहने पे कि हमारी इंटेलिजेंस है या जो भी सीआईए की भी थी कि हम इनको हरा देंगे और कर देंगे। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो ये अमेरिका की हार हुई है क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू की थी और अपने कोई अहदाफ पूरा नहीं किया बल्कि लूज़ किया। तो हुँ, अब वो एक लूजिंग पोज़ीशन से अमेरिका जब आ रहा है तो अब देखिए उनके 14 नुकात जो उन्होंने दिए हैं एमओयू के अंदर, उनके अंदर उन्होंने कहा उसने कहा ट्रम्प ने पैसा ले लो, बस मुझे ऊपर-ऊपर नहीं बोल सकता मैं। अगर मैं ऊपर-ऊपर बोल दूँगा कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है, तो मैं तो गया। तो इसलिए पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं ऊपर-ऊपर बोलूँगा तुम्हें एक पाई नहीं मिली। ठीक है। और अंडर हैंड वाला मसला चल रहा है हाँ, तो कि उनको अंडर अपने हैंड आप कुछ भी ले लें, आप सोचिए लेकिन ना सामने बात नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए शर्मसारी कितनी है कि हम गए थे वहाँ पे कहते हुए पहले दिन कि आईआरजीसी अपने हथियार डाल दे, हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे उन्हें। ठीक है, सही है। और वहाँ से अब ये हाल है कि वो कह रहे हैं भाई बोलना नहीं, हम तुम्हें पैसे दे दें। तो अच्छा, इसका सीएनएन की मतलब ये रिपोर्ट बड़ी कि इंटरेस्टिंग है। सीएनएन की एक हाँ, रिपोर्ट है, वो मुझे मिली, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। एक तो तस्दीक क्या भी हो जाएगी, ज़ाहिर है आप वहीं पर मौजूद हैं तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम ज़रा मुश्किल में ही रहते हैं कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी रिपोर्ट गलत है। सीएनएन की एक रिपोर्ट मुझे मिली जिसमें हाँ, अमरीकी इंटेलिजेंस से वाकिफ़ जो 5 ज़राए थे, उनके हवाले से वो रिपोर्ट उन्होंने दी कि ईरान ने हालिया हफ्तों में अपने जो तकरीबन हथियारों का दो जो यूरेनियम के जो हथियार हैं, उनके ज़ख़ीरे को महफूज़ बनाने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए और इन इक़दामात में बाज़ सुरंगों की जो दाखिली रास्ते थे उनको जानबूझकर कोलैप्स किया गया। कुछ दाखिली रास्तों के करीब बारूदी सुरंगें जो माइन्स थी, उन्हें इंस्टॉल किया गया और रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये इक़दामात उस वक़्त किए गए थे कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प एक तौर पे अवामी तौर पर ये इशारा दे रहे थे कि अमरीका ईरानी जो यूरेनियम है उस पर कब्ज़े या फिर उससे निकलने के लिए फ़ौजी कार्रवाई पे गौर कर सकता है, ये गौर कर रहा है। तो जी, सीएनएन के मुताबिक अब तकरीबन निस टन इंतहाई जैसे कहना चाहिए कि अफ़ज़ुदा जो यूरेनियम है वो जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि उन्होंने छुपा दिए हैं। ख़तरनाक यूँ भी है कि अब उसका ढूँढना ज़रा मुश्किल है और मुस्तक़बिल में इन मवाद को निकालना पड़ा तो भारी मशीनरी मतलब डिमाइनिंग भी हो सकती है, बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इंटरेस्टिंगली ये बात है कि ये काम खुद ईरान के लिए भी अब आसान नहीं रहेगा। तो ईरान के इक़दामात अमरीका और ईरान के दरमियान जो ज़ेर-ए-बहस मुमकिना मुआहदा है, आपको क्या लगता है कि इससे इस मुआहदे को कोई क्योंकि वो जब यूरेनियम की बात करेंगे तो वो तो कहेंगे हमारे पास तो है ही नहीं, हमने छुपा दिया है, ये जो भी तो क्या इस मुआहदे को कोई नुकसान पहुँच सकता है? देखिए यूरेनियम शुरू से ही जो है वो एक तरह का बहाना था। यूरेनियम कभी भी इतना बड़ा मसला नहीं था। सारा नहीं, मसला असल जो में था वो जब कहते तक हैं आप सीरियन कह वो रहा है कि कहते यूँ छुपा हैं क्योंकि वो उनके पास घुसने से अल-कायदा जो है वो कहीं पे भी घुसने का लाइसेंस था। आप घुस जाएँ अच्छा, कहीं पे भी। इस ठीक तरह है। इनके इन हथियारों क्योंकि इनको पता है कि यूरेनियम अगर ईरान के पास है, तो वो इनको जो है सारा वक़्त इनको जो बता के क्यों रखेगा कि कहाँ रख रहा हूँ मैं? या अगर हाँ, वो 2 टन है तो वो ये क्यों बताएगा कि वो पूरा 2 टन है, वो आधा टन क्यों दिखाएगा इनको? या उसके जी। पास हथियार है तो वो अलग छुपा के क्यों नहीं रखेगा और यहाँ क्यों रखेगा? तो ये तो बेसिकली मेरा ख़्याल है कि एक तरह का शराब है। लेकिन ईरान के पास अंडरग्राउंड सिटीज़ का कनेक्शन मौजूद है। ऊपर है। से उन्होंने उन टनल्स को मैंने खुद वीडियो देखी है एक्चुअली कि हुँ, उन्होंने कैसे उस टनल्स को बंद किया है क्योंकि ये उनके लिए एम्बैरेसमेंट थी। अगर कोई दूसरी कुव्वत आए और उनका एक छटाक भर यूरेनियम भी दिन हुँ, दहाड़े नीचे घुस के ले जाए, तो ये हुँ, पूरी की पूरी कौम के लिए एक तमाचा और एक एम्बैरेसमेंट है। चाहे उनके पास इससे 10 गुना ज़्यादा हुँ, न्यूक्लियर जो मटेरियल पड़ा और उनके पास बम पड़े हों। तो वो अपने इस एम्बैरेसमेंट को बचाना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसको बाकायदा वो किया और अमेरिका के लिए अगर वो वहाँ से निकाल के ले आते, तो एक बहुत हुँ, बड़ी जीत थी, लेकिन वो न्यूक्लियर हथियार को बनने से रोकने में कहीं पे भी कोई मदद नहीं करती थी। वो सिर्फ़ दिखाने के लिए था कि देखो हम जो चीज़ थी वो हम ले आए निकाल के और हम जीत गए। हुँ, हालाँकि हुँ, बाद में फिर वो कहते हैं हाँ, वो तो उन्होंने बाद में बनाया है। तो ये ठीक है, असल में क्या है, वो तो वो उनके भी कान में पहले बता चुके हैं कि हमारे पास हथियार हैं और अब जो है ना तो ये सब न्यूक्लियर मवाद के हथियार बनाना है, ये करना है, ये मेरा ख़्याल है सब थूक-पट्टी था। असल में जो है वो कहानी वो है लबनान। असल में जो कहानी वो है इज़राइल को किस हालत में वहाँ पे रहना और रखना। ये अगर आप मुझसे पूछें ईरान की बहुत समझदारी की पॉलिसी कि अपने आप को न्यूक्लियर उसने नहीं एक्सपोज़ किया। क्योंकि जैसे ही ईरान करता, उसके अगले लम्हे यूएई और छोटी रियासतों को इज़राइल न्यूक्लियर बना देता।
और उसके बाद वो उनके ज़रिए शिया सुन्नी झगड़ों के अंदर उन पे वो बम छुड़वा देता है। तो ये तो मेरा ख़्याल है ईरान बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जब तक उस पे वो बम नहीं गिरेगा, वो कभी भी नहीं दिखाएगा। क्योंकि हुँ, जब तक वो दिखाएगा नहीं उस वक़्त तक इन रियासतों के पास ऑल्दो मुझसे पूछें तो अब यूएई के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो हुँ, कि दुबई में है, जो अभी जिसके ऊपर ईरान ने बमबारी की है, हुँ, वो इज़राइल की मदद से बना है और अमेरिका की। आप मुझसे पूछें तो वो क्यों बना है? उसपे क्यों नहीं एतराज़ हो रहा कि भाई यहाँ पे क्यों बन रहा है? क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। जो सोमालीलैंड है वो बिल्कुल यमन के सामने है, जो कि जी, बाब-उल मंदब को वो है। तो उन्होंने काट के सोमालिया से एक जगह सोमालीलैंड बनाई कि हम इसको बाद में जो है वो यमन के और सना के मुखालिफ करके उससे उसको लड़वाएँगे। तो ये सब शैतानियाँ हैं आने वाले वक़्तों की जो उन्होंने जगहें चुनी थी, जो उनका प्लान था कि पूरा करेंगे, उसको ईरान की इस जंग ने और हिज़्बुल्लाह की बहादुरी ने आप देखें ना हुँ, अगर फ़र्ज़ करें ट्रम्प ने ये जंग इवन ये कि ईरान ने जो हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा कर लिया होता, लेकिन हुँ, ट्रम्प ने जो 2 हफ़्ते इज़राइल को दिए थे, उसमें इज़राइल बैरूत पहुँच जाता और हिज़्बुल्लाह खत्म हो जाती। हुँ। उनके अहदाफ अच्छा पूरे हिज़्बुल्लाह होते। की मैं बात करूँ, हिज़्बुल्लाह की बुनियाद हाँ। मैं थोड़े अपने जो देखने वाले हैं हुँ, उनको भी थोड़ी-सी हिस्ट्री बता दूँ कि हिज़्बुल्लाह की जो बुनियाद थी वो 1980 की डिकेड्स में लबनान में रखी गई थी और उसका जो आगाज़ था बुनियादी तौर पर जनूबी लबनान में इज़राइली फ़ौजी मौजूदगी के खिलाफ एक रेज़िस्टेंट के तौर पर या यूँ कहिए कि मुज़ाहमत के तौर पर हुआ था और वक़्त के साथ सिर्फ़ एक अस्करी गिरोह नहीं रहा, बल्कि अब इसे यूँ कहें कि लबनान की सियासत में भी एक अहम क़ुव्वत बन गया है। लबनान में हिज़्बुल्लाह की अगर हम बात करते हैं तो एक सियासी जमात के तौर पे इंतखाबात में हिस्सा भी लेती है, ये पार्लिमान और बाज़ औक़ात हुकूमत में नुमाइंदगी भी रखती है, समाजी तालीमी फ़लाही खिदमात भी अंजाम देती है, यानी कि उस तरह से भी काम करती है और उसके पास अपनी मुसल्लह क़ुव्वत भी मौजूद है। जो लबनान की जो सरकारी फ़ौज है उससे अलग है और हिज़्बुल्लाह की हिमायत ख़ास तौर पर लबनान की शिया आबादी की एक बड़े हिस्से में पाई जाती है, जबकि लबनान की अगर हम बात करें, तो लबनान के दीगर सियासी और मज़हबी गिरोह में इसके बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। जैसे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम देखें तो हिज़्बुल्लाह के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है, यानी बाज़ ममालिक में यूनाइटेड स्टेट जैसे हम बात कर रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं, यूके की, तो उसे दहशतगर्द तंज़ीम करार देते हैं, जबकि लबनान में इसे एक कानूनी सियासी जमात के तौर पर भी काम करती है ये और पार्लिमानी निज़ाम का एक हिस्सा भी है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछूँगी कि क्या फ़ौजी ताकत के ज़रिए मज़ाहमती गिरोह को ख़त्म करने की जो पॉलिसी ने ख़ित्ते में अमन पैदा किया या इसने मज़ीद अदम इस्तेहकाम और कशीदगी को जन्म दिया? जब तक कि वो वजह नहीं वो वजह नहीं खत्म की जाएगी जिसकी वजह से मज़ाहिमत पैदा हुई है, तो हुँ, मज़ाहिमत तो रहेगी। वो मज़ाहिमत आप सोचें मैं थोड़ी-सी तारीख में जाऊँगा कि लेबनान बेसिकली क्रिश्चियंस का और सुन्नियों का मुल्क था। शियाओं को पुश करके साउथ ऑफ लेबनान में उन्होंने धकेल दिया था। गरीब थे शिया लोग हुँ, जो हैं, तारीखी तौर पे नहीं थे लेकिन रीसेंट हिस्ट्री में बहुत गरीब और मफलूकुल हाल लोग साउथ ऑफ लेबनान में रहते थे। जब हुँ, धकेल के यासिर अराफ़ात की पीएलओ को जो है उन्होंने साउथ ऑफ लेबनान में डाला तो उस चक्कर में फ़लस्तीन का कॉज़ जो है वो यहाँ पे आया। और हुँ, उसके बाद जब इज़राइल उनका पीछा करता हुआ बैरूत तक आया तो बीच में ये लोग पड़ते थे, शिया रेज़िस्टेंस के लोग जो हैं यानी शिया लोग जो थे, तो उनका उनसे वास्ता पहले पड़ा, बैरूत हुँ, बाद में आया। लेकिन हुँ, उसके बाद उनकी खाना-जंगी हुई। उस पूरे उसके दौरान हुँ, शियाओं ने अपने आप को एक कुव्वत बनाया। जब उनको लगा कि कोई भी रेज़िस्ट नहीं कर रहा, ना सुन्नी एक्चुअली हुँ, क्रिश्चियंस ने तो मिल के जो है वो फ़लस्तीनियों का साबर और शतीला के अंदर जो है उनका जो वो था जर्नैल जो फ़ैलेंजिस जनरल उसने बाकायदा जो कत्लेआम के मैसेकर किया था जो है आपके शरोन के साथ मिलके। जो हुँ, सुन्नी कुव्वतें थी वो सऊदी अरब के कहने के ऊपर जो है वो बिल्कुल उनका था कि इज़राइल को कुछ मत कहो और बस चुप बैठे रहो। तो उनकी ये हिम्मत हो गई थी कि अमेरिकन्स आ गए थे बैरूत में और इज़राइल आ गया था पूरा साउथ ऑफ लेबनान में। तो हुँ, फिर बैरूत अटैक हुआ जिसके नतीजे में अमेरिका वहाँ से निकला। उसके बाद फिर इन्होंने जो मज़ाहमत की तो उसके नतीजे में पहली बार इज़राइल को शिकस्त हुई हुँ, और इज़राइल को निकल के साउथ ऑफ लेबनान से वापस इज़राइल में जाना पड़ा। उसके बाद जी, इज़राइल ने दोबारा आने की कोशिश की तो 2006 में हिज़्बुल्लाह ने उसको फिर जूते मार के पीछे निकाला। तो हिज़्बुल्लाह एक ऐसी कुव्वत बन गई थी जो इज़राइल से तस्ख़ीर नहीं हो रही थी। इसीलिए उसको टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे नाम दिया गया था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ के वेस्टर्न फ़ौजी सर्कल्स के अंदर अगर हुँ, किसी भी मुसलमान गिरोह को इज़्ज़त की निगाह से और लड़ाई के अंदर एक बहुत ही क्रेडिबल फ़ोर्स के तौर पे देखा जाता है तो वो हिज़्बुल्लाह है। इसीलिए जी, जब आईसिस को ख़त्म करना था तो उस वक़्त अमेरिका हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ा है, जो है हुँ, नॉर्थ ऑफ इराक के अंदर आईसिस को ख़त्म करने के लिए और हिज़्बुल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। उसी वक़्त इज़राइल ने ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग की है। जब ये लोग निकल के आए हुँ, लेबनान से और ये लोग लड़े आईसिस से तो इन्होंने उस वक़्त इनको इन्फिल्ट्रेट किया और उसी वजह से नसरुल्लाह की जान गई और दूसरे लोगों की लेकिन ये लोग निकल के बाहर आए अपने टनल से और उनसे उनसे लड़ने के लिए और वो बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी और हिमाकत भी थी। तो अब उसका हुँ।
ज़ाहिर है क्या फ़ैसला उसमें अब इस वक़्त किया जाए। लेकिन वो सब कुछ के बावजूद हिज़्बुल्लाह हुँ, एक ऐसी फ़ोर्स बन गई कि उसके लिए लेबनान के जो बैरूत के लोग हैं या सऊदी लोग हैं, उनको इवन जो ये सीरियंस थे, उनको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ा कि उनका एक ऐसा से है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर आप कोई मुआहदा कर लें। ज़ाहिर है वो जो वहाँ करते हैं, जो फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं? अगर आप वहाँ जाएँ साउथ ऑफ लेबनान में जी। नॉर्मल उसके दौरान, तो हुँ, आपको बिल्कुल एक नॉर्मल चलती हुई आबादी मिलेगी, जिसमें कंपाउंडर, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग अपना काम कर रहे होंगे। इन सब में से ही कुछ लोग हिज़्बुल्लाह के मेंबर हैं और ट्रेन्ड हैं। हुँ, जब जंग की कॉल आती है तो इन्हीं में से लोग जो फलाही काम कर रहे हैं, जो डेली लाइफ़ के लोग हैं, ये आपके जो नेक्स्ट डोर है ये, हुँ, लिटरली जो आपके साथ वाला है, नेबर है। तो वो हुँ, सब के सब लड़ने चले आते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसी उन्होंने फ़ोर्स बनाई है ये कि बेसिकली इससे ज़्यादा इंडिजिनियस फ़ोर्स कोई हो नहीं सकती कि वो लोगों के अंदर से और वही लोग जो कि मैंने कहा ना बस ड्राइवर जो है, जो हुँ। आपका टैक्सी ड्राइवर है, वो सब छोड़ के उनको एग्ज़ैक्टली पता है वो किस यूनिट में है और वो जाके लड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी मतलब फैमिली आइडेंटिफ़ाई पीछे नहीं आती कर है। सकेगा, कोई भी फ़ौज उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाती। आइडेंटिफ़ाई कर भी लेगी तो वो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, वो ये आइडेंटिफ़ाइड हैं वो। तभी तो आप देखें ना इज़राइल जब वहाँ पे उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो हुँ, उन्होंने जो रेज़िस्टेंस शो किया है, उस रेज़िस्टेंस के अंदर जो है उन्होंने उनका जो रॉकेट्स के जो रेज़िस्टेंस थी लास्ट टाइम 2006 में, वो हुँ, उनकी वीक हुई है क्योंकि उनके रॉकेट बनाने वाले लोग इन्होंने मार दिए ज़्यादातर जो है। तो वो ड्रोन्स पे आए हैं अब के और उन्होंने पूरी की पूरी रेज़िस्टेंस ये वाली जो है ये ड्रोन्स के थ्रू है। जो मैंने हुँ। पिछली बार ड्रोन दिखाया भी था एक छोटा-सा जी, जी, एफपीवी जी। ड्रोन जो है, तो उन्होंने उससे कोई भी चीज़ ज़मीन से ऊपर जो इज़राइल की, ख़ास तौर पे टैंक। आपको पता है पिछली बार जो इज़राइल जंग हारा है 2006 में उसमें 30 मरकोवा टैंक थे जो कि ख़त्म हुए थे। अब के 250 मरकोवा टैंक जो है इन्होंने जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक समझा जाता है, जिसकी हुँ, शील्ड्स इतनी उन्होंने बनाई कि उसको छेद ना हो सके उसमें। उसको उन्होंने एक हुँ, नन्हे से ड्रोन से उसमें छेद करके जो है उसको उन्होंने जो नकारा बनाया। उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों से लेके और उनके आलात से लेके जिसको उन्होंने अटैक करके उनका वहाँ पे ठहरना हराम कर दिया है। तो हिज़्बुल्लाह एक ऐसी क्रेडिबल फ़ोर्स है कि जिसको आप पॉलिटिकली इग्नोर नहीं कर सकते। इज़राइल उसका खात्मा चाहती है, खात्मा क्योंकि उसके हुँ, बगैर हुँ, जो है हुँ, वो नॉर्दर्न जो है इज़राइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो सुकून से नहीं रह सकते। उनका बड़ा सिंपल सा उसूल था पहले, वो था बैरूत अगर आप हमारे साउथ लेबनान पे हमला करते हो, तो हम जो है वो हैफ़ा पे करेंगे। अगर यानी सदर्न बैरूत का दाहिया का इलाका जहाँ से ये लोग आए हैं ज़्यादातर हिज़्बुल्लाह के जो लीडर्स हैं, इसीलिए इज़राइल वहाँ उसको टारगेट करता है और साउथ लेबनान को करता है। तो ठीक है। ये वो इलाके हैं जहाँ से डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल क्योंकि वक़्त बहुत कम रह गया हमारे जी, पास। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम जंग की बात करते हैं तो मतलब ईरान ने फ़लस्तीन पे जिस तरीके से बमबारी की गई, फ़लस्तीन पे जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया ने इसराइल के खिलाफ जो है वो एहतजाज भी किए हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ प्रोटेस्ट होते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कैंपेन चलाते रहे हैं। लेकिन हमने देखा इस जंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले अपने ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि ईरान ने उन तमाम प्रोटोकॉल्स को जो कि जंग के होते हैं, उनको फ़ॉलो किया है। जबकि आप इसराइल को अगर देखें तो उसने या अमेरिका को भी अगर आप देख लें तो उसने ऐसी कोई चीज़ फ़ॉलो नहीं की है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली अ, ये बड़ी अहम बात है जो बाद में बड़े उससे देखी जाएगी क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया अमेरिका और इज़राइल के हाथ में है, इवन जी। अल जज़ीरा। तो वो उसको हुँ, जिस तरीके से पेश करते हैं, वो बहुत ही मेरे ख़्याल में नाइंसाफ़ी और गलत तरीके से क्योंकि एक्चुअली टेररिस्ट वो होता है जो निहत्थे लोगों को और बेगुनाह लोगों को और बस बैठे हुए लोगों को कहीं पे भी जो है वो मार दे और हुँ, जंग और आर्मी वो होती हैं जो आर्मी से लड़ती हैं। जी। अब ज़ाहिर है आर्मीज़ एक-दूसरे से छुपने के लिए, करने के लिए तरह-तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं। तो इनका हरबा जो था हमास का वो था ज़मीन के नीचे टनल्स। जब हुँ, इज़राइली आर्मी आई तो उनको ये हाथ नहीं लगे टनल्स में, तो उन्होंने ऊपर बैठे हुए उनके घरवालों को या इनोसेंट लोगों को, बच्चों को, औरतों को, हुँ, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने कि उनको उन्होंने मारा। तो इस तरह उन्होंने बेगुनाह लोगों का बेइंतहा खून बहाया और अभी हुँ, तक मेरे तो एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आई जिसे मैं देखूँ कि हमास का वॉरियर जो है जिसके माथे पे हरा पट्टा लगा हुआ हो, पूरा काले ड्रेस में जिसको इज़राइली पकड़ के लेके जा रहे हो। मैं तो एक भी तस्वीर ऐसी नहीं आई। तो वो तो हुँ, पूरी की पूरी फ़ोर्स अंडरग्राउंड अपने हाल में मौजूद है। अभी कोई प्रिज़नर एक्सचेंज हो तो वो निकल के आ जाएगी। हाँ, ऊपर उनका पूरा वो तबाह हुआ लेकिन वो एक हालत है जंग में, दे डोंट हुँ, केयर। अच्छा, यही चीज़ उन्होंने लबनान में शुरू की। जब वो हिज़्बुल्लाह को नहीं मार पा रहे, हिज़्बुल्लाह उनके एक टैंक को मारे, वो वहाँ पे जाके एक घर में बैठे हुए खाना खाते हुए लोगों को उड़ा दें। अब हुँ, अगर कोई उनसे बदला लेने का सोचे, तो हुँ, हिज़्बुल्लाह के पास भी रॉकेट हैं और बड़े प्रिसाइज़ रॉकेट्स हैं, जो हुँ, हैफ़ा जाते हैं और ईरान के पास तो हाइपरसोनिक हैं।
तो आप ठीक है। सोचें इज़राइल के अंदर जब आप तस्वीर देखती हैं तेल अवीव की, तो सारे के सारे स्काईलाइनर्स हैं। वो क्या हैं? वो ज़्यादातर के ऑफ़िसेज़ हैं? नहीं, वो हुँ, अपार्टमेंट्स हैं। हुँ, अपार्टमेंट्स में जिसमें लोग रहते हैं। अगर हुँ, उनके ऊपर बगैर बताए आखिर में तो बिल्कुल उनके पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं थे। अगर हुँ, बगैर वार्निंग, बगैर बताए क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा अरबी में हिब्रू में ईरान ने वार्निंग दी है कि हम यहाँ इस हुँ, इलाके में अटैक करेंगे, तो लोग हुँ, बेसमेंट में चले आते थे। हुँ, अगर उनके ऊपर होता कि हम खून का बदला खून लेंगे, कि हम आपने हमारे बच्चे को मारा, हम आपके बच्चे को मारेंगे। हुँ, नहीं, इन्होंने इस मामले में मैं कहूँगा कि मुसलमानों के ट्रेडिशनल रूल को फ़ॉलो किया, जो कि खिलाफत राशिदा के वक़्त से चला, जिसको हुँ, अल-कायदा वाले फ़ॉलो नहीं करते। जब वो हुँ, शियों को उन्होंने मारा है सीरिया में या जिस तरह के उन्होंने हथियार गले काट देना, ये कर देना, ये पागलपन शायद उन्होंने इन्हीं से सीखा है, अमरीकियों हुँ, से। लेकिन हुँ, मुसलमानों की जो वैसे आर्मी थी, बहादुर आर्मियाँ जो थीं, वो हुँ, निहत्थे पे हाथ नहीं उठाती थीं। वो बल्कि ये तक था कि अगर नहीं है तुम्हारे पास तलवार तो जाओ, भागो यहाँ से। ये हुँ, हुँ, सलाउद्दीन ने जो है क्रूसेड्स के दौरान ये क्रिश्चियन आर्मी के साथ किया था। क्रिश्चियन हुँ, आर्मी आखिरी आदमी को तब मार के छोड़ती थी, जिसको हुँ, कहते हैं नो क्वार्टर लेफ्ट बिहाइंड ये इनका वर्ड है इसके लिए, जो हुँ, हेग्सेट ने बोला था, जो हुँ, इनके वैसे आईन में गैर कानूनी है, लेकिन ठीक। हेग्सेट सेक्रेटरी डिफेंस होते हुए उसने बोल दिया। तो हुँ, हम लोगों के यहाँ ये चीज़ जो है बड़ी इसको खराब समझाता है और वही बात है उनको ये इन लोगों के वो है कि उनको आगे जवाब देना है, उनको होगा कि हमने इनको मारा तो हम नहीं मारते, हम न्यूक्लियर हथियार तो उन्होंने जिस सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलिट्री टारगेट्स को ऊपर ठीक से है। नीचे तक उन्होंने अटैक किया। तो ये बात मैं इसके ऊपर तमाम मैं कहता हूँ मुसलमानों को अपना सर ऊपर रख के और इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि उनकी जो हुँ, फ़ोर्सेज़ हैं, वो ह्यूमनिस्ट जंग लड़ी है उन्होंने। जंग बिल्कुल में वैसे और तो कोई इंसानियत तबाह होती है, लेकिन बहरहाल उसको जितना भी ख़्याल रखा जाए जी। मासूम लोगों का, वो रखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। आज भी हमने ख़ासे मुश्किल सवालात आपसे पूछे और ट्रम्प की जो जंग है वो वाक़ई बड़ी मुश्किल है क्योंकि रोज़ जिस तरह से सेकंड बाय सेकंड या 1-1 मिनट के बाद चेंज हो रही होते हैं उसके फ़ैसले, बड़ा मुश्किल हो जाता है हमें और आपको प्रोग्राम करना। थैंक यू सो वेरी मच। एक अपने बात मैं नाज़रीन बोलूँगा आपसे कि जी, जी। अगले हफ्ते बड़ा मज़ा होगा देखने में कि इस पूरे हफ्ते इज़राइल ने हमला किया कि नहीं किया। नहीं ट्रंप उसको किया। काबू कर पाया कि नहीं पाया और हम अगले हफ्ते क्या बात कर रहे होंगे मुआहदे के बारे में। ठीक जी, है, जी। खुदा बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अपने अपने नाज़रीन से मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को और डॉक्टर उमर को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। खुदा हाफ़िज़। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.